नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लासों के अंदर अपन बात कर चुके थे कि व्याख्याता स्पेशल क्लास जल्द आने वाली है और मेरे हिसाब से ये सही समय है दोस्तों इस क्लास का। और ये क्लास जो है अपनी किस थीम पर रहने वाली है उस पर बात अपन कर चुके हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जो दोस्तों शैक्षिक नवाचार है अपने शिक्षा विभाग के, उनके ऊपर अपन ने इस क्लास को जो है संकलित किया है। और इस एक क्लास के अंदर जो है तमाम प्रकार की जो शैक्षिक नवाचार है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नई अपडेट्स है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और आने वाली जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसकी डेट जारी हो चुकी है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज। तो उस परीक्षा के अंदर जो है यहाँ से प्रश्न आपको 100% नजर आएंगे, क्योंकि जो क्लास है अपनी वो केवल और केवल शिक्षा विभाग के जो नवाचार है उनसे जुड़ी हुई है। और ये हर विषय के जो विद्यार्थी है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। तो बिना देरी किए आइए चर्चा करते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। आप देखिए, व्याख्याता स्पेशल जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको मतलब जो है इन शैक्षिक नवाचार के लिए अलग अलग जगह से नहीं पढ़ने की जरूरत रहेगी इस क्लास को देखने के बाद में। देखिए, पहला प्रश्न है अपना अपार आईडी। पहले तो अपन इसकी बात करते हैं दोस्तों। अभी शिक्षा विभाग के अंदर जो अपने देश के अंदर नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई है एनईपी 2020, उसका पार्ट है अपार आईडी। देखिए, अपार आईडी का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, सीधी सी बात है कि APAAR, ठीक है, इसका पूरा नाम पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम ध्यान रखिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। 99% जो है चांस है कि आपसे इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपार आईडी जो है इसका पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यहां पे देखिए ध्यान रखने की बात क्या है, डबल ए। ठीक है दोस्तों, अब एक ए का मतलब तो क्या है? एकेडमिक, और एक का मतलब क्या है? अकाउंट। तो इसमें प्रश्न क्या होगा? आगे पीछे हो जाएगा। कैसे हो सकता है कि एकेडमिक को अकाउंट की जगह रख दे और अकाउंट को एकेडमिक की जगह रख दे। और जब अपन परीक्षा के अंदर बैठते हैं और इस तरीके का सवाल जब आता है, अपन को 100% पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन दोस्तों जब आगे पीछे हो जाएगा तो अपने जो है प्रश्न के अंदर डाउट जो है पैदा हो जाएगा और अपना प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसको यहीं पे क्लियर कर लो। पहले क्या आएगा? एकेडमिक। पहले एकेडमिक आएगा, फिर अकाउंट खुलवाएंगे और फिर रजिस्ट्री करवाएंगे। पहले एकेडमिक आएगा, फिर अकाउंट खुलवाएंगे और फिर क्या होगा? रजिस्ट्री होगी। ठीक है, यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा, रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या है अपार आईडी का, क्यों बनाई जा रही है अपार आईडी? तो छात्रों के शैक्षिक जानकारी को डिजिटल रूप में, ध्यान रखिएगा, ये केवल छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनको किसमें संधारित कर रहा है? डिजिटल रूप में, ऑनलाइन। ठीक है, संग्रहित करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है। देखिए समझिए दोस्तों, यहां पर जिस प्रकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का अपना आधार कार्ड है और उसकी जो डिजिट है वो सबकी यूनिक है। अगर अपन उसको जो है कहीं पे भी जब अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो अपनी तमाम डिटेल जो है निकल करके सामने आ जाती है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अंदर क्या किया गया है? बच्चों का जो है अपार आईडी बनाया गया है और ये यूनिक आईडी रहेगी प्रत्येक बच्चे की, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, ये इस थीम पर काम करेगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। दोस्तों इसके अंदर क्या रहेगा? 12 डिजिट की आईडी रहेगी। कितने अंकों की रहेगी ये ध्यान रखिएगा, 12 अंकों की आईडी रहेगी। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि अपार आईडी जो है वो कितने अंकों की रहेगी? 12 अंकों की रहेगी। इसमें क्या होगा? आपके जो विद्यार्थी हैं उसकी तमाम प्रकार की जानकारियां, जैसे उसकी मार्कशीट है, उसका प्रमाण पत्र है, उसकी डिग्री है, उसकी छात्रवृत्ति है, उसके पुरस्कार हैं, उस सभी चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन माध्यम से क्या किया जाएगा? संधारित किया जाएगा। और जब बच्चा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के अंदर जाएगा या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो इस अपार आईडी को डालते ही बच्चे की तमाम प्रकार की जो पीछे की जानकारियां हैं वो सामने आ जाएंगी। तो ये इसका उद्देश्य है। और इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक, यानी पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं
उन बच्चों की अपार आईडी कौन बनाएगा? संबंधित विद्यालय। यानी वो जो इस विद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल क्या करेगा? उनकी अपार आईडी बनाएगा, पहली से 12वीं वालों की। लेकिन अगर कोई स्नातक स्तर पर बच्चा पढ़ रहा है, मान लो कॉलेज लेवल पर, तो वो क्या करेगा दोस्तों? डिजी लॉकर जो ऐप है, या तो उसके माध्यम से या फिर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से जो है इसके लिए अप्लाई करके अपनी आईडी बनवा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से जो जितने भी प्रश्न आपको इस क्लास में दिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको ये आने वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर भीड़ से अलग करने का काम करेंगे। आइए देखिए आगे चलते हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म। अब देखिए नो डिटेंशन पॉलिसी, पहले तो इसको समझिए ये क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी। दोस्तों इसका संबंध केवल कक्षा 5 और कक्षा 8 से है। ध्यान रखिएगा कौन सी कक्षाओं से है? कक्षा 5वीं से और कक्षा 8वीं से। इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा मान लो 5वीं और 8वीं परीक्षा के अंदर फेल हो गया, समझो इस चीज को एक बार, कोई बच्चा है अपने डाइट के माध्यम से बोर्ड की परीक्षाएं ली जाती है 5वीं और 8वीं क्लास की। अगर कोई बच्चा 5वीं और 8वीं क्लास के अंदर फेल होता था तो उस बच्चे को फेल होने के बाद भी नेक्स्ट क्लास के लिए क्या कर दिया जाता था? प्रमोट कर दिया जाता था। अगर 5वीं क्लास में बच्चा फेल हुआ है तो फेल होने के बाद में भी उसको 6ठी क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाता था। और अगर बच्चा 8वीं में फेल हो गया तो भी उसको 9th क्लास के लिए क्या कर देते थे? प्रमोट कर देते थे, यानी वो अगली क्लास में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाता था। लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के बाद में अब क्या होगा दोस्तों? आरटीई एक्ट जो आपका शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है 2010, इसमें संशोधन करके इसको खत्म कर दिया गया है। अगर अब कोई बच्चा 5वीं क्लास में 8वीं क्लास के अंदर फेल होता है तो उसको वापस से उसी कक्षा के अंदर अध्ययन करना पड़ेगा। बच्चा अगली क्लास के लिए प्रमोट नहीं होगा। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर चुकी है और अब राज्य सरकार अपनी राजस्थान सरकार ने भी नो डिटेंशन पॉलिसी को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। यानी शैक्षिक नवाचार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर 100% नजर आने वाले हैं। आगे देखिए शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट 2023-24, भारत का जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का, इसने जो अपनी रिपोर्ट 2023-24 जारी करी है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर अपन को जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने परीक्षा के लिहाज से उसके ऊपर बात करते हैं। स्कूली शिक्षा में गिरावट। अब यहां पे ये मत सोचिए कि स्कूली शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, स्तर में गिरावट नहीं आई है। गिरावट किसके अंदर आई है दोस्तों? नामांकन के अंदर, है ना। क्योंकि देखिए स्तर का मतलब तो ये हो गया कि भाई बच्चा पढ़ने में कमजोर होता जा रहा है, इसके अंदर गिरावट नहीं आई है। गिरावट किस में आई है? नामांकन के अंदर आई है। यहां देखिए सत्र 2022-23 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपने देश के अंदर नामांकन कितना था? 25.17 करोड़, यानी 25 करोड़ 17 लाख क्या था? नामांकन था सत्र 2022-23 में। और 2023-24 वाले सत्र के अंदर नामांकन कितना हो गया? 24.80, यानी 24 करोड़ और 80 लाख बच्चों का नामांकन रहा। अगर अपन इनका अंतर देखें तो लगभग दोस्तों 37 लाख, कितने बच्चों का अंतर आ रहा है? 37 लाख बच्चों का नामांकन टूटा है। ठीक है, 2022-23 के अंदर नामांकन 37 लाख ज्यादा था, लेकिन 23-24 में नामांकन टूटा है। सरकारी विद्यालयों की बात है दोस्तों। इसका कारण क्या है? कोरोना। आपको पता है कि कोरोना जब आया था तो लगभग सरकारी विद्यालयों के अंदर जो एडमिशन था वो एक बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा था। तो ये आपको डाटा ध्यान रखना है। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा 1 लाइन का छपेगा। RKSMB के ऐप का नाम बदला। देखिए दोस्तों यह है RKSMB के ऐप। पहले तो इसका ध्यान रखना, RKSMB का पूरा नाम क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये RKSMB का पूरा नाम है। और ये एक एप्लीकेशन था जिसको मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके काम में लिया जाता। दोस्तों इसको शिक्षक भी काम में ले सकता था, अभिभावक भी काम में ले सकता था, ठीक है, और जो है विद्यार्थी भी इसको काम में ले सकता था। और इसके अंदर मुख्य रूप से शिक्षकों का काम क्या था कि जो बच्चों की RKSMB की परीक्षा लगती थी उसकी जो है रिपोर्ट कार्ड को स्कैन करके और इसके ऊपर चढ़ाया जाता था।
इसका अब जो है जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद में आरकेएसएमबीके का जो एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शाला दर्पण शिक्षक ऐप। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आरकेएसएमबीके ऐप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, शाला दर्पण शिक्षक ऐप। आगे चलिए, शाला दर्पण की साइट में बदलाव देखिए। जो शाला दर्पण होता है, जो बच्चे मान लो तैयारी कर रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई भर्ती हुई, उनको पता होना चाहिए कि शाला दर्पण क्या होता है कि स्कूल का जो है एक प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, प्रत्येक विद्यालय का अपना अपना। इसके अंदर विद्यालय की तमाम जानकारियां ऑनलाइन रहती है, विद्यालय का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है। तो इसको जो है बदल दिया गया है वेबसाइट को, और वेबसाइट क्या हो गई है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना, https www.rajshaladarpan.rajasthan.gov.in। ठीक है, क्या हो गया है, https://राजशाला दर्पण, फिर डॉट है, फिर राजस्थान है, फिर डॉट है, फिर गवर्नमेंट यानी जीओवी, फिर डॉट, फिर इन। ये प्रश्न भी आ सकता है कि वर्तमान में शाला दर्पण की वेबसाइट में परिवर्तन करके उसको क्या कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2023-24 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूडाइस प्लस रिपोर्ट हर वर्ष विद्यालय से अपने जो है यूडाइस बनाया जाता है दोस्तों, जो एक डेटा रिकॉर्ड एकत्रित करने का माध्यम है। स्कूली शिक्षा में महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, प्रश्न आएगा कि यूडाइस रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार महिला शिक्षकों की जो है संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो महिला शिक्षकों की संख्या की अगर अपन सबसे पहले बात करें भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में देखिए मेल टीचर्स की संख्या कितनी है। अब ये स्कूली शिक्षा के अंदर तीनों प्रकार की, प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तमाम प्रकार की पहली से 12वीं तक की जो शिक्षा है उसकी बात कर रहा है ये। इसमें भारत के अंदर मेल कितने हैं, 46.67% यानी 46.67%, और महिलाएं कितनी है, 53.33%, यानी पुरुषों के मुकाबले किसकी संख्या ज्यादा है, महिलाओं की। ठीक है, भारत की स्थिति में, और लगभग 6.66% का अंतर है ये ध्यान रखना दोनों के अंदर। और अगर यहां पे अपन बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान में मेल ज्यादा है, ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों। 58.69% तो क्या है, पुरुष हैं, और महिलाओं की संख्या कितनी है, 41.31%। इसके अलावा अगर टॉप की बात करें अपन पूरे इंडिया के अंदर, तो केरल जो है दोस्तों वो उसकी एक मतलब जो फर्स्ट रैंक है केरल की, केरल में मेल कितने प्रतिशत है, वो है 20%, 20%, और फीमेल कितना है, 80%। ठीक है, पूरे भारत की बात करें तो महिलाएं 53.33%, राजस्थान में मेल ज्यादा है फीमेल कम है। और टॉप पे कौन सा राज्य है अपने देश का, केरल है, केरल में मेल 20% और फीमेल 80% है। आगे देखिए, आरकेएसएमबीके की जगह एमएसआरए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आरकेएसएमबीके की जगह एमएसआरए, कंफ्यूजन में मत जाना। यहां पे क्या था, आरकेएसएमबीके एप्लीकेशन, जो मोबाइल फोन से अपन चलाते थे, उस एप्लीकेशन का नाम बदल करके शाला दर्पण शिक्षक ऐप किया था। और यहां पे जो कार्यक्रम है ये क्या है, आरकेएसएमबीके कार्यक्रम है दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इसकी जगह कौन सा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, एमएसआरए। एमएसआरए का पूरा नाम क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। यानी आपका जो आरकेएसएमबीके, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, एमएसआरए, और इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, तीनों विषयों की कमियों का पता लगाना। कितने विषयों की कमियों का पता लगाना, 3 विषय। कौन कौन से 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ध्यान रखिएगा, इसके पेपर बकायदा जैसे आपके आरपीएससी एग्जाम लेती है उसी तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा पेपर बिल्कुल पैक आते हैं, टाइम से पहले, कुछ टाइम पहले अपन को मिलते हैं, अलमारी में लॉक होते हैं,
और 3 जनों की जो है निगरानी के अंदर उसके साइन होकर के पेपर निकाले जाते हैं। ओएमआर सीट को जो है बच्चों को पेपर करने के बाद में उस ओएमआर सीट को अपन जो है शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से अपलोड करते हैं। ये क्या है, 3 विषय आपके हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन तीनों की जो है पूर्व दक्षता को आकलन करने के लिए ये आपका एमएसआरए अभियान शुरू किया गया है। इसके बाद में कौन सी कक्षा के लिए है ये, तीसरी कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के लिए। यहां पे ध्यान रखना, तीसरी कक्षा से 8वीं तक यानी प्राथमिक भी हो गया और उच्च प्राथमिक, यानी आपका ये एमएसआरए प्राथमिक पर भी चलेगा और उच्च प्राथमिक पर भी चलेगा। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जो शैक्षिक नवाचार है उसकी ये बेहतरीन क्लास और इसके अंदर जो कलेक्शन प्रश्नों का है वो जरूर आपको जो है परीक्षा के अंदर हेल्प करेगा। देखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, अगले स्लाइड पर चर्चा करते हैं फिर। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट के बाद में आगे चर्चा करते हैं। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सबसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे इस प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए हैं वो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूथ पाठशाला ऐप, यूथ पाठशाला ऐप ये शिक्षा विभाग का एक नया नवाचार है दोस्तों। यूथ पाठशाला ऐप क्या है, देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यूथ नाम से ही है कि जो बच्चे मतलब जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं या जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों के लिए यूथ पाठशाला ऐप राजस्थान सरकार के द्वारा जो है एमओयू के तहत शुरू किया गया है। देखिए इसमें उद्घाटन किसने किया, इसका मदन दिलावर, ठीक है, शिक्षा मंत्री जो राजस्थान सरकार के वर्तमान में है, उन्होंने इस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। और इसका उद्देश्य क्या रहा है, मुख्य रूप से इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, संस्कृत व सामान्य शिक्षा। देखिए यहां पर दोनों शिक्षा को शामिल किया गया है, केवल संस्कृत शिक्षा नहीं है, संस्कृत के साथ साथ में सामान्य शिक्षा भी है। विद्यार्थियों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कौशल विकास तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए, यानी संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम अपना यहां से पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके कौशल विकास के लिए यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए लगभग 50 से ज्यादा कोर्स यहां पर अवेलेबल हैं। और प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी दोस्तों ये अपने आप में एक अच्छा पाठशाला ऐप राजस्थान सरकार के द्वारा एमओयू के तहत दोस्तों, ठीक है, राजस्थान सरकार ने निजी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या जो मतलब जो कोचिंग संस्थान है उनके साथ मिलकर के क्या किया है, एमओयू करके यूथ पाठशाला ऐप को विकसित किया है। और इसका आप देखिए इसकी जो अवधि रहेगी, यानी इस पर जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जब पढ़ेगा तो वो 3 वर्ष तक की अवधि रहेगी, यानी इस एप्लीकेशन पर लॉगिन करके वो 3 वर्ष तक इससे जो है अध्ययन कर सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों तो राइजिंग राजस्थान सबने सुना है, जो राजस्थान के अंदर समिट हुआ था उद्योगपतियों का, वो राइजिंग राजस्थान के तहत आपका इसकी शुरुआत हुई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से, इसमें क्या है, ECCE, ठीक है दोस्तों, ECCE यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए सबसे पहले तो अपने आप में इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, प्रश्न है, कैसे है, ई का मतलब अर्ली, सी का मतलब चाइल्डहुड, फिर सी का मतलब केयर और एजुकेशन, ठीक है। यहां पर जैसे पहली स्लाइड के ऊपर दोस्तों अपन ने बात करी थी तो वहां पर क्या था, आपकी जो अपार आईडी थी उस अपार आईडी के अंदर 2 ए थे, तो उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। यहां पर देखिए 2 ई है और 2 सी है, दोनों ही अपन को जो परीक्षा का स्ट्रेस है एग्जाम हॉल का, वहां पर प्रश्न को गलत करवाने के चांस बढ़ा देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या है कि ई, पहले ई का मतलब क्या है, अर्ली यानी प्रारंभिक,
यानी अपन पहली ई से क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो पहले ई का मतलब प्रारंभ यानी अर्ली, और लास्ट की ई का मतलब एजुकेशन, दोनों ई का। अगर इनको उल्टा सीधा करें तो भी। दूसरा देखिए, पहली सी और दूसरी सी दोनों का मतलब कैसे निकालेंगे। पहली सी का मतलब है चाइल्डहुड और दूसरी सी का मतलब है केयर। इसमें क्या करेगा, प्रश्नों के अंदर वो चाइल्डहुड और केयर को उल्टा सीधा कर देगा, अर्ली और एजुकेशन को आगे पीछे कर देगा। तो जब अपन परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे होंगे उस समय यहां पर अपना प्रश्न गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें दोस्तों कैसे ध्यान रखना है, चाइल्डहुड यानी इसका मतलब क्या है, बाल्यावस्था, और केयर का मतलब देखभाल करना, यानी पहले जब बालक अपने पास में आएगा तभी तो अपन उसकी देखभाल करेंगे। तो पहले जो सी है उसका मतलब क्या है, बालक से लेना, चाइल्डहुड से लेना है, और दूसरा जो सी है उसका मतलब केयर यानी देखभाल से लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। हिंदी में बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा इसका जो है पूरा नाम है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र किसको बनाया गया है, आंगनवाड़ी को। ठीक है, तो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसका केंद्र किसको निर्धारित किया गया है, आंगनवाड़ी को। ध्यान रखिएगा एनईपी 2020 का ये जो है इसके तहत ये कार्यक्रम है, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आपकी उसके तहत ये ईसीसी के तहत आंगनवाड़ी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। और इसके लिए यह भी ध्यान रखिएगा जो इसका पहला चरण शुरू किया गया प्रारंभिक शिक्षा का, इसमें राज्य की 402 पीएम श्री स्कूलों को प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया है। यानी राजस्थान की 402 जो आपकी पीएम श्री स्कूल्स हैं इनके अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन आंगनवाड़ी के माध्यम से शुरू की गई है। ये ध्यान रखने की बात है। आगे देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य राजदूत, सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो बच्चे इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर बैठ रहे हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं ये बहुत अलग करेंगे। देखना इन प्रश्नों का आपको जो है कहीं ना कहीं पेपर के अंदर जरूर नजर आएंगे। स्वास्थ्य राजदूत की बात करें दोस्तों तो इसका संबंध कौन से विभाग से है, शिक्षा विभाग बीकानेर से है। राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जितने तमाम नवाचार किए गए हैं वो इस क्लास के अंदर अपन ने संकलित करने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, वो लिखेगा स्वास्थ्य राजदूत का संबंध है। प्रश्न कैसे बनेगा, स्वास्थ्य राजदूत का संबंध है, पहले विभाग ऑप्शन ए में डाल देगा चिकित्सा विभाग, फिर ऑप्शन बी में डालेगा आपका शिक्षा विभाग, फिर और कुछ डाल देगा। तो अपन क्या करेंगे, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य राजदूत अपन सोचेंगे यार ये हो सकता है चिकित्सा विभाग का मामला है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, और अपन किस पे निशान लगा देंगे, चिकित्सा विभाग पे, जबकि इसका आंसर क्या रहेगा, शिक्षा विभाग। तो एक प्रश्न तो यहाँ पे यही बन गया कि स्वास्थ्य जो राजदूत है इसका संबंध कौन से डिपार्टमेंट से है, शिक्षा विभाग से है। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किए सरकार ने ये कार्यक्रम, तो इसमें स्कूली छात्रों में मोटापा कम करना। देखिए दोस्तों अभी वर्तमान के अंदर बच्चों के अंदर जो फैट बढ़ रहा है वो एक चिंताजनक विषय है, और इसको कम करने के लिए, उस पर कंट्रोल लाने के लिए सरकार के द्वारा बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य राजदूत अभियान शुरू किया गया है, कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या, छात्रों में मोटापा कम करना, सही खान पान का जो है उनको जानकारी देना, और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो अच्छी आदतें हैं उनका विकास बच्चों में करवाना, इस जो है स्वास्थ्य राजदूत कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे देखिए कहां से कहां तक है, तो दोस्तों कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्वास्थ्य राजदूत की शुरुआत की गई है वो कहां पर की गई है, कौन से स्तर पर की गई है, तो पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास, यानी आपकी प्राथमिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के अंदर वो कक्षा नहीं लिख करके स्तर डाल सकता है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों स्तर पर लागू किया गया है। और देखिए इसका विशेष क्या है, खाने के तेल में खाने में तेल की मात्रा में 10% की कमी करना। यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए जो मिड डे मील बनता है दोस्तों, दोपहर का भोजन जो बनता है उसमें जो तेल की मात्रा है उसको कितने प्रतिशत कम करना है, 10% कम करना है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है। 1 से 5 के अंदर दोस्तों देखिए, पहली से 5वीं तक जो प्राथमिक स्तर है इसमें बालकों के लिए 5 ग्राम प्रति बालक कितनी मात्रा निर्धारित करी है, यह भी ध्यान रख लेना।
5 ग्राम प्रति बालक जो है तेल की क्वांटिटी रहेगी। और 6 से 8 जो उच्च प्राथमिक स्तर है, यहां पर बालकों के लिए 7.5 ग्राम यानी 7.5 ग्राम ऑयल आप खाने के अंदर डालेंगे। तो ये स्वास्थ्य राजदूत शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ और अपने आप में एक महत्वपूर्ण नवाचार है। और इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो स्वास्थ्य राजदूत बनाया जाएगा वो विद्यार्थियों में से ही किसी एक को बनाया जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार यहां पर प्रश्न आ जाएगा कि स्वास्थ्य राजदूत किसको बनाया जाएगा, क्या किसी अध्यापक को बनाया जाएगा या एसएमसी के किसी सदस्य को बनाया जाएगा या फिर किसी बालक को बनाया जाएगा। तो किसको बनाया जाएगा, विद्यार्थी को। किसको बनाया जाएगा दोस्तों, विद्यार्थी को। अपने पास देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जिस प्रकार अपन कक्षा के अंदर एक मॉनिटर बनाते हैं और वो पूरी कक्षा के अंदर जो व्यवस्था को बना के रखता है, उसी प्रकार स्वास्थ्य राजदूत भी बच्चों में से किसी एक बालक को बनाया जाएगा, जो बच्चा जो है बालकों के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता फैलाएगा, साथ ही साथ अध्यापक उसको जो है मार्गदर्शित करेंगे। तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है और आने वाली परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, देखिए मौखिक पठन प्रवाह। दोस्तों आप इन प्रश्नों को कहीं भी कम मत आंकना, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कम महत्वपूर्ण है, सारे फर्स्ट ग्रेड की लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मौखिक पठन प्रवाह देखिए ORF, इसका अगर पूरा फुल फॉर्म देखें अपन, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। ठीक है, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी मौखिक पठन प्रवाह क्या है दोस्तों, अभी करते हैं बात इसके ऊपर। 15 अप्रैल 2025 से इसकी शुरुआत हुई है विद्यालयों के अंदर। कब से, 15 अप्रैल 2025 से शुरुआत हुई है। और मौखिक पठन प्रवाह क्या है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, बालकों में पढ़ने, समझने व सीखने की क्षमता को उन्नत करना। यानी बालक क्या कर सके, पढ़ सके, समझ सके और सीख सके। साथ ही साथ बालकों में दोस्तों रटने की प्रवृत्ति कम हो। आजकल बच्चे रट करके पढ़ते हैं ना, उसकी प्रवृत्ति को कम करना भी इसका उद्देश्य है। मौखिक पठन प्रवाह बेसिकली होता क्या दोस्तों, ये AI आधारित कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, AI आधारित। अगर बच्चों ने आप लोगों ने अगर मान लो पिछली क्लासें अपनी देखी है दोस्तों, तो उसमें ये ट्यूशन आ चुका है, लेकिन फिर भी स्पेशल फर्स्ट ग्रेड का जो बैच बनाया उसके अंदर इस प्रश्न को अपन ने शामिल किया है। AI आधारित कार्यक्रम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है आधारित कार्यक्रम है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि बच्चे को पढ़ने की जो उसकी क्षमता है उसका प्रति मिनट जो है इसका निकाला जाएगा। कैसे कि जैसे इसके AI आधारित कार्यक्रम है तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, बच्चे से जो है प्रति मिनट के हिसाब से शब्दों का उच्चारण करवाया जाएगा और उसमें से बच्चा कितने शब्द सही पढ़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी और कितने शब्द वो गलत पढ़ रहा है तो उन गलत शब्दों को नोट करके दोस्तों और उनको सही करवाने का प्रयास इसके अंदर किया जाएगा। यानी ये एक प्रकार से AI आधारित कार्यक्रम है जो बच्चे को पढ़ने की जो है स्किल को डेवलप करता है। और इसमें एक अति महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, अभी फिलहाल ये तीसरी कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा के लिए शुरू हुआ है और केवल हिंदी विषय के लिए शुरू हुआ है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि जो ORF है, मौखिक पठन प्रवाह है, ये तीसरी कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के लिए शुरू हुआ है और कौन से विषय के लिए शुरू हुआ है, हिंदी विषय के लिए। ठीक है, तो तीसरी का मतलब प्राथमिक स्तर और 8वीं का मतलब उच्च प्राथमिक स्तर, दोनों के लिए ये शुरू हुआ है। और MSRA के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, कल चर्चा करी थी अपन ने अभी लास्ट इसके ऊपर, तो MSRA के तहत जो है दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है। आगे देखिए, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी, राजस्थान सरकार के द्वारा वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया है ये बोर्ड, तो दोस्तों वेदों में निहित ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और वैदिक मंत्रों का जो है सरल हिंदी भाषा में अनुवाद करना। वैदिक संस्कार बोर्ड या शिक्षा बोर्ड जो है आपका ये क्या करेगा, वेदों का प्रचार प्रसार करेगा और जो वैदिक मंत्र हैं जो शुद्ध संस्कृत में हैं उनका हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। देखिए इसकी संरचना, जो वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड है दोस्तों, इसकी संरचना या जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें कुल 22 सदस्य हैं।
टोटल सदस्य कितने 22, इसमें से सरकारी सदस्य 12 और गैर सरकारी सदस्य 10 हैं। यानी टोटल सदस्य कितने हैं 22 हैं, उनमें से जो सरकारी सदस्य हैं वो 12 हैं और गैर सरकारी सदस्य 10 सदस्य। यहां पे एक और चीज ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन 22 में से आपका एक तो रहेगा अध्यक्ष, एक सदस्य तो क्या रहेगा अध्यक्ष और एक रहेगा उपाध्यक्ष, ठीक है। और अभी की अगर अपन बात करें तो इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। अध्यक्ष किसको बनाया गया है दोस्तों, प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपका जो वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड है इसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया, प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बनाया गया है। आगे देखिए इसका जो कार्यकाल रहेगा आपका वैदिक और ये जो संस्कार और शिक्षा बोर्ड है इसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। और कार्य क्षेत्र की बात करें दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान में काम करेगा। और प्रशासनिक विभाग किसको बनाया गया है, संस्कृत शिक्षा विभाग को। यानी प्रत्येक लाइन इसका प्रश्न है, कार्यकाल 3 वर्ष का है, कार्य क्षेत्र पूरे राजस्थान में काम करेगा और इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो संस्कृत शिक्षा विभाग को बनाया गया है। और वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का जो गठन है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को। तो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी जिसकी परीक्षा भी होनी है दोस्तों जून के अंदर, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा तो यही कहना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ एक प्रश्न और है, 2-5 उन पे करते हैं चर्चा। फिर चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चर्चा करते हैं। जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है अपना व्याख्याता स्पेशल के अंदर। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर 2024। देखिए दोस्तों ये वार्षिक शिक्षा की जो स्थिति रिपोर्ट है जिसको असर नाम भी दिया गया है, ये 2024 की जो रिपोर्ट है इसको जारी किसने किया है, एनजीओ प्रथम फाउंडेशन। यानी दोस्तों एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, प्रथम फाउंडेशन। इसने इसको जारी किया है और ये जारी कब हुआ था, 28 जनवरी को। याद रखिएगा 28 जनवरी 2025 को ये जारी हुआ था दोस्तों। और इसमें भी क्या कहा गया है कि नामांकन के अंदर कमी दर्शाई गई है। यानी जो शिक्षा विभाग के अंदर बच्चों का जो नामांकन हुआ है उसके अंदर क्या रही है, कमी रही है। देखिए 2022 के अंदर जो इसका प्रतिशत था वो था 68.5%। यानी असर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंदर नामांकन कितना था, 68.5%, जो 2024 में घट करके कितना रह गया, 59.3% रह गया। तो दोस्तों शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में भी अपन ने देखा था और यहां असर की रिपोर्ट के अंदर भी अपन देख रहे हैं कि यहां पर नामांकन में गिरावट आई है। और इसका भी कारण क्या रहा है, कोरोना रहा है दोस्तों। क्योंकि कोरोना के अंदर जो स्कूलें, जो कॉलेजें बंद हुई थी, स्कूलें बंद हुई थी, उस समय प्राइवेट सेक्टर से हट करके बच्चों को जो है सरकारी विद्यालयों के अंदर जो है अभिभावकों ने भर्ती करवाया था। तो वो एक असर था जिसकी वजह से दोस्तों ये नामांकन बढ़ा था। आगे देखिए इसके अंदर 3 आयु वर्गों के अंदर बांट करके इसने सर्वे करवाया है, जिसके अंदर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और बड़ा बच्चा। ध्यान रखिएगा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और बड़ा बच्चा। पूर्व प्राथमिक के अंदर इन्होंने 3 वर्ष से 5 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया है, प्राथमिक के अंदर 6 से 14 वर्ष और बड़े बच्चे के अंदर 15 से 16 वर्ष को शामिल किया है। अगले प्रश्न पर चलिए देखिए, मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना। देखिए दोस्तों ये जो स्थापना हुई है मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। यानी इसके अंदर ऐसी रिसर्च की जाएगी जो अपने देश की राष्ट्र की सुरक्षा को बढ़ा सके और जो है सेना का सहयोग कर सके। तथा इसके अलावा देखिए दोस्तों सेना के सहयोग के अलावा जो आंतरिक सुरक्षा अपने देश की उसको भी ये क्या कर सके, मजबूत कर सके। और इसमें विशेष क्या है, विशेष देखिए देश के 5 शिक्षण संस्थान इसके अंदर शामिल है। यानी ये जो आपका सेंटर, रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ है इसके अंदर देश के कितने, 5 शिक्षण संस्थान शामिल है। देखिए इसके अंदर दोस्तों अगर अपन बात करें
तो आईआईटी दिल्ली है, इसके अलावा जो आईआईटी कानपुर है, आईआईटी गुवाहाटी है, और आईआईटी जो है धारवाड़ है, और एक है आपका आईआईटी जोधपुर। ये प्रश्न शामिल करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि जो ये टॉप 5 शिक्षण संस्थान है, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, धारवाड़ और जोधपुर, तो इसके अंदर देश के इन टॉप 5 शिक्षण संस्थानों में राजस्थान का कौन सा आईआईटी जोधपुर भी शामिल है। तो ये अपने आप में कहीं थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों। अगला देखिए, पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशा मुक्ति, यानी आपका जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर क्या शामिल होने वाला है, नशा मुक्ति जो है इसके अंदर शामिल होगा। इसको जो है शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी राज्य सरकारों को भी आदेश जारी किया गया है कि आपका जो नशा मुक्ति है इसको जो है स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करो, और इसका उद्देश्य क्या किया गया है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, यानी युवाओं के अंदर जो नशे की लत बढ़ रही है इसको रोकने के लिए, नशीली जो दवाएं हैं इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए दोस्तों जो है नशा मुक्ति को जो है पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाना है। आगे चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए, हालांकि ये प्रश्न जो है आपका जो शैक्षणिक प्रबंधन वाला पार्ट है फर्स्ट ग्रेड का उसके अंदर शामिल रहेगा, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको यहां पर जो है मेंशन कर लिया। 3 दिवसीय जम्मूरी सम्मेलन, दोस्तों अपन स्काउट और गाइड पढ़ते हैं, अपन को पता है, तो इसका जो 3 दिवसीय जम्मूरी सम्मेलन अपने राजस्थान में आयोजित हुआ है वो कहां हुआ है, जगतपुरा जयपुर के अंदर। प्रश्न की प्रकृति देखिए, आयोजन कहां हुआ है, जगतपुरा जयपुर के अंदर। अवधि कब से कब रही, यानी कब से कब तक आयोजन हुआ, 22 से 24 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की, निरंजन आर्य, यानी जो आपका 3 दिवसीय जम्मूरी सम्मेलन आयोजित हुआ है जगतपुरा जयपुर के अंदर 22 से 24 जनवरी तक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, निरंजन आर्य ने की थी। कौन है निरंजन आर्य, स्टेट चीफ कमिश्नर है, किसके, स्काउट गाइड के, स्काउट गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर हैं। और इसके मुख्य अतिथि कौन रहे थे, चीफ गेस्ट रहे थे मदन राठौड़, जो अपने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आगे अगला प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्नों का संकलन ऐसा करने का प्रयास किया है जो परीक्षा के जितने भी पेपर होने हैं फर्स्ट ग्रेड के अलग अलग सब्जेक्टों के, उनमें कहीं ना कहीं आपको जो एक अपने जीके का पेपर तो 2-3 सब्जेक्टों का कॉमन रहता है दोस्तों, तो उनमें आपको ये प्रश्न जरूर 100% नजर आएंगे। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्मूरी 2025, यानी स्काउट और गाइड का जो राष्ट्रीय जम्मूरी होता है उसका आयोजन होता है, अपन को पता है। तो 2025 का जो आयोजन हुआ है वो त्रिची तमिलनाडु के अंदर हुआ है। पहला है आयोजन कहां हुआ है, प्रश्न ऐसे बनेगा कि स्काउट गाइड जो राष्ट्रीय जम्मूरी है 2025 इसका आयोजन कहां हुआ है, तो त्रिची तमिलनाडु के अंदर। अवधि पूछ सकता है कब से कब तक, तो ध्यान रखिएगा 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025, और ये 7 दिवसीय था। कितने दिवसीय था दोस्तों, 7 दिवसीय था, ठीक है। 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक 7 दिवसीय रहा। इसमें विशेष क्या रहा, स्पेशल क्या रहा, भारत स्काउट व गाइड की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने का अवसर। देखिए ये जो राष्ट्रीय जम्मूरी का आयोजन हुआ है दोस्तों, इसमें क्या विशेष क्या रहा है कि अपने भारत स्काउट और गाइड का जो स्थापना है उसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको ध्यान में ला दूं मैं थोड़ा सा कि 1950 के अंदर भारत स्काउट और गाइड की स्थापना हुई थी और 2025 में इसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इसकी डायमंड जुबली जो है मनाई गई है यहाँ पे त्रिची तमिलनाडु के अंदर। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो मैनेजमेंट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ था भारत के अंदर आतंकवादियों के द्वारा, उस पर भी अपनी क्लास बनाई गई है, देखिएगा जरूर उसको। तो उसका जो भारत ने बदला लिया है आतंकवादियों से, तो उसके ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था भारत ने, उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला प्रथम राज्य देश का बना है राजस्थान। यानी
राजस्थान के शिक्षा मंत्री के द्वारा और अन्य जो अपने मुख्यमंत्री वगैरह है इनके द्वारा घोषणा करी गई है कि राजस्थान में अगला जो सत्र चलने वाला है 2025-26 वाला, इसके अंदर दोस्तों इस ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चों को क्या किया जाए, भारत की जो है इस सेना के वीरतापूर्ण कार्यों से परिचित करवाया जा सके। तो राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा जो पाठ्यक्रम के अंदर इसको शामिल करेगा, किसे, ऑपरेशन सिंदूर को। तो ये अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो शैक्षिक नवाचार से जुड़े हुए थे। पिछले 5-6 महीनों के अंदर, साल भर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के अंदर शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर जो नवाचार हुए हैं दोस्तों, बेसिक उनको अपन ने शामिल किया है। और जाहिर सी बात है कि अपन एक शिक्षा विभाग की भर्ती का जो है परीक्षा के अंदर बैठने जा रहे हैं और एक ऐसे पद की परीक्षा देने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो हमें शिक्षा विभाग के उन तमाम नवाचारों से अवगत रहना जरूरी है। और यहाँ पर जो प्रश्नों का संकलन रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से प्रश्न फंसेंगे, 100% फंसेंगे। और इस क्लास को जो देखने वाले बच्चे हैं वो भीड़ से कहीं ना कहीं अलग जरूर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको 10-5 पुस्तकों को इधर उधर उठाना पड़ेगा। उन सबको मैंने एक जगह संकलित करने का प्रयास किया है। और यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा याद आ गया, बता देता हूं। जो आपकी एनईपी है 2020, जो एनईपी 2020 है, इसके अंदर जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया है वो 5-3-3-4 का है। यानी ये प्रश्न बार बार पहले भी देखा जा चुका है और आगे भी देखा जाएगा। पहले बता रहा हूं कि पहले क्या था, 10+2 था। अपन को पता है 10th और 12th जो है पास करके आगे बढ़ते थे अपन, 10+2 का जो फॉर्मूला था उसको हटा करके किस पे आगे अपन 5-3-3-4 के फॉर्मूले पर। ये जरूर ध्यान रखना। तो तमाम साथियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट आगे की परीक्षा के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये क्लास आपकी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के अंदर आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।